नमस्कार दोस्तों, रेडियन लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं रौनक द्विवेदी एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए करेंट अफेयर्स के कुछ ऐसे सवालों को लेकर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जून महीने के 10 महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की थी और आज के इस वीडियो में भी हम जून महीने के ही कुछ ऐसे सवालों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले सवाल पर चलते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वह यह है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशन संस्थान को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? और इस सवाल का जो सही जवाब है वह है गीता प्रेस। यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित धार्मिक पुस्तकों को प्रकाशित करने वाली दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए चुना गया है। गीता प्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1923 में हुई थी और इसने वर्ष 2023 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। और ये जो महात्मा गांधी पुरस्कार जो है वह महात्मा गांधी के आदर्शों का अनुसरण करने वालों को प्रत्येक साल यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। गांधी शांति पुरस्कार पाने वालों को 1 करोड़ रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और पारंपरिक हस्तकरघा वस्तु दिया जाता है। अब चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वह है, इनमें से किस राज्य में पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है? जी हां, और इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ए, यानी कि जम्मू कश्मीर। 15 जून 2023 को जम्मू कश्मीर में पहली पंचायतों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें पहले स्थान पर जिला श्रीनगर के सैयदपुरा हरवान पंचायत को मिला। पहला स्थान जो है वो हरवान पंचायत ने पाया और दूसरे स्थान पर सांबा जिले के पल्ली बलहामा रहा और तीसरे स्थान पर जो पंचायत रहा वह ए और खोंडमुह रहा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है वह है, रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जी हां, यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आप इसको नोट कर लीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं आपको। इसका जो सही जवाब है वह है 17 जून। यानी कि रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 जनवरी 1995 को की गई थी। सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है वह है, किसने स्थानीय समाचार प्रकाशकों के लिए भारतीय भाषा में कार्यक्रम शुरू किया है? जी हां, यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में ये आ जाए। टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल है ये, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ सवाल है ये, न्यूज मीडिया, ये सारी चीज़ों से ये जुड़ा हुआ सवाल है ये। और मैं आपका इसका आंसर बताने जा रहा हूं। इसका आंसर जो है सही वो है बी, यानी कि गूगल ने क्या किया है कि स्थानीय समाचार प्रकाशकों के लिए एक जो है ना अपनी भारतीय भाषा में एक कार्यक्रम शुरू किया है जो अंग्रेजी के अलावा 8 भारतीय भाषाओं में भी होगा, जैसे कि हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु का समर्थन करेगा। ये जो कार्यक्रम है गूगल का वो हमारे भारतीय 8 भाषाओं का समर्थन करेगा। और ये किसके लिए है? ये तो ये स्थानीय जो समाचार प्रकाशक हैं उनके लिए है। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है, एक्सिस बैंक द्वारा किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहुत बढ़िया सवाल है ये, बैंकिंग से जुड़ा हुआ सवाल है ये और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया है, हो सकता है कि आ जाए। तो हम इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं और इसका जो आंसर है सही वो है NS विश्वनाथन। यानी एक्सिस बैंक द्वारा NS विश्वनाथन को गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और जो 3 साल के लिए होगा। इस पद पर NS विश्वनाथन जो हैं 3 साल के लिए बने रहेंगे। ठीक है।
विश्वनाथन जो हैं वो इससे पहले रेजर पे में भी सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं और 1981 में आरबीआई में ये शामिल हुए थे और मार्च 2020 में डिप्टी गवर्नर के पद से रिटायर हुए थे। बहुत बढ़िया सवाल है, इनके बारे में 2-3 चीज़ें हैं जो आप नोट कर लीजिए, जान लीजिए और कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा मेन सवाल है वहीं आएगा। हम आंसर के अंदर से भी जो एग्जामिनर होते हैं वो जो हमारे क्वेश्चन को जो आंसर होते हैं उसके अंदर से भी सवाल बना लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में एक मिशन में 41 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? जी हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल है, ये साइंस से जुड़ा हुआ सवाल है ये, और इसका आंसर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि चीन। चीन ने क्या किया, 15 जून 2023 को 41 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया और उसे अंतरिक्ष में भेजा और एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। चीन ने ऐसा करके एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। एक साथ 41 सैटेलाइट को एक ही मिशन में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? तो अंतरिक्ष में भेज दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है, कहाँ पर पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया? जी हाँ, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, खेल से जुड़ा हुआ सवाल है और खेल से जुड़े हुए सवाल तो बिल्कुल आते ही हैं। तो हम इसका भी जो है आंसर जानने की कोशिश करेंगे, इसका उत्तर क्या है। और इसका जो सही उत्तर है वो है दुबई, यानी बी। दुबई में 16 जून 2023 को जो है ये महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन हुआ था और ये 27 जून 2023 तक चलेगा, जिसमें 8 टीमें भाग लेंगी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक और दिल्ली शामिल होंगी। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, इंटरनेशनल सवाल है और इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि जापान। जापान की संसद ने 17 जून 2023 को स्वेच्छा से यौन संबंध बनाने की उम्र जो है 13 से बढ़ाकर 16 कर दी है। और यह उम्र जो थी ना, ये 13 साल, ये दुनिया में सबसे कम थी, जिसे जापान ने बढ़ा करके अब 16 कर दिया। आई समझ में बात? चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, विश्व पवन दिवस यानी विश्व वायु दिवस भी इसे कहते हैं, विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है 15 जून, यानी 15 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस दिन को हवा को दैनिक जीवन में उपयोग करने, वातावरण से कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा 2007 में की गई थी। वहीं 2009 में इसे वैश्विक स्तर पर पहली बार मनाया गया था। जी हाँ, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, इंटरनेशनल सवाल है ये, आप इसे भी नोट कर लीजिए। हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वह है, चीन में आयोजित एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? जी हाँ, हम इसका भी आंसर जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है, खेल से जुड़ा हुआ सवाल है, नया सवाल है। इसका जो सही आंसर है वो है भवानी देवी। भवानी देवी चीन के वुक्सी में ये जो चैंपियनशिप जो हुआ था, आप नोट कर लीजिएगा, चीन के वुक्सी में हुआ था। और भवानी ने एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। जो भवानी हैं वो एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं।
सेमीफाइनल में इन्होंने उज्बेकिस्तान की जेनाब डेईबेकोवा को से 14-15 से हार गई थी, लेकिन हार के बावजूद भी उन्होंने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा और भारत के लिए इस चैंपियनशिप में पहला पदक सुनिश्चित किया। इससे पहले भवानी देवी जो थी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इसके अलावा वे ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बन चुकी हैं। ठीक है, और हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही निम्न में से कौन है? इस सवाल का भी हम जवाब जानेंगे और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है प्रीशा निकजू। प्रीशा निकजू जो हैं वो महाराष्ट्र के ठाणे की रहने वाली है। उम्र जो है 5 साल है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की 5364 मीटर यानी 17,598 फीट की ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप तक चढ़ाई करके यानी 12 दिनों में 130 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रीशा सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। जी हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये सवाल जरूर आ सकता है ये। चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वह है भारतीय महिला क्रिकेट यानी सीनियर भारतीय महिला क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? बहुत बढ़िया सवाल है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल है, खेल से जुड़ा हुआ सवाल है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया सवाल है। ये हो सकता है कि आ जाए आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो इसका सबसे पहले हम उत्तर जान लेते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है श्यामा डे शॉ। श्यामा डे शॉ को 19 जून 2023 को चयन समिति के सह चयनकर्ता के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, इनको चुना गया है। और श्यामा जो हैं बंगाल और रेलवे की पूर्व क्रिकेटर जो है, रेलवे के लिए खेल चुके हैं, बंगाल के लिए खेल चुके हैं और उन्होंने जो जगह ली है वो मिठू मुखर्जी की जगह ली है। यानी कि इनसे पहले जो इस पद पर थे वो मिठू मुखर्जी थे। ठीक है, मिठू मुखर्जी का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो गया है। वे सितंबर 2020 में नियुक्त हुई थी। सॉरी, ये फीमेल हैं। मिठू मुखर्जी जो हैं फीमेल हैं, मैंने इनको मेल में प्रेजेंट कर दिया था लेकिन फीमेल हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का विजेता इनमें से कौन सा देश बना है? जी हाँ, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, खेल से जुड़ा हुआ सवाल है, महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इसका भी हम उत्तर जान लेते हैं और इसका जो सही उत्तर है वह है भारत। जी हाँ, भारत की महिला जूनियर हॉकी टीम ने जापान के काकामिगहारा में खेले गए फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब पहली बार अपने नाम किया और टीम जो है 2012 के बाद दूसरी बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। वहीं साउथ कोरिया ने सबसे ज्यादा 4 बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है, बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया ने निम्नलिखित में से किस प्राइवेट कंपनी को भारत की सर्वाधिक मूल्यवान नंबर 1 कंपनी घोषित किया है? बहुत बढ़िया सवाल है ये। इसका भी हम लोग आंसर जान लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हाँ, बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 द्वारा 20 जून 2023 को, ये सारे आप ये जो है ना डेट, इसे भी आप नोट करते रहिएगा, 20 जून 2023 को जारी किए गए 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य स्वामित्व वाली भारतीय कंपनियों की सूची के अनुसार प्रथम पायदान पर रिलायंस इंडस्ट्री रही 16.4 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के साथ। जी हाँ, 16.4 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के साथ रिलायंस कंपनी जो है वो पहले स्थान पर रही, सबसे मूल्यवान कंपनी। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 11.8 लाख करोड़ रुपए और HDFC बैंक जो है
9.4 लाख करोड़ रुपए के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। भारत की टॉप 10 कंपनियों का कुल मूल्य 71.5 लाख करोड़ रुपए पर अपरिवर्तित बना हुआ है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 37% और 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 के कुल मूल्य के 31% के बराबर है। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में कि ये बरगंडी प्राइवेट क्या है। बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 भारत में 500 सबसे मूल्यवान गैर राज स्वामित्व वाली कंपनियों को उनके मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बाजार पूंजीकरण और गैर सूचीबद्ध कंपनियों के मूल्यांकन के रूप में परिभाषित करती है। जी हां, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के मुख्य कार्य पालक अधिकारी के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाला है? जी हां, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है और इसका भी हम लोग आंसर जान लेते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो है अमित अग्रवाल। जी हां, 1993 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी अमित अग्रवाल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO का पदभार 20 जून 2023 से संभाला। कब से संभाला? 20 जून 2023 से। इससे पहले वे इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे और इसके पहले वह वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। अब हम जान लेते हैं कि UIDAI क्या है। तो यह भारत सरकार की एक एजेंसी है और इसका काम जो है भारत के सभी नागरिकों को आधार नामक विशिष्ट पहचान संख्या यानी UID जारी करना है, यानी जो हम लोग कहते हैं कि आधार कार्ड। तो UIDAI जो क्या करती है, हमें आधार कार्ड हमारे लिए जारी करती है, भारत के नागरिकों के लिए आधार कार्ड जारी करती है। ये भी नोट कर लीजिए। अगर इसके बारे में तो जानकारी आपको होगी ही, लेकिन अगर नहीं होगी तो होता है, कोई होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और वो दिमाग में नहीं होती हैं। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा कि UIDAI का काम क्या है और ये क्या है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के दिन इंडियन नेवी द्वारा बनाई गई ओशन रिंग ऑफ योगा निम्नलिखित में से क्या है? जी हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है, नया सवाल है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि क्या है, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है वह डी, हिंद महासागर में योग का गोलाकार चक्र। जो इंडियन नेवी द्वारा ये ओशन रिंग ऑफ योगा जो बनाया गया है वह है हिंद महासागर में योग का गोलाकार चक्र है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के मौके पर भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ओशन रिंग ऑफ योगा बनाई। इसके तहत भारतीय नौसैनिक जहाजों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों पर जाकर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। इसमें 3500 नौसैनिकों ने 19 जहाजों में सवार होकर करीब 35,000 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके अलावा अलग अलग देशों के करीब 1200 नौसैनिकों ने भी इस रिंग को बनाने में हिस्सा लिया और इस पहल में INS किल्टन, चेन्नई, सुनैना, शिवालिक, त्रिशूल, तरकश, सुमित्रा और ब्रह्मपुत्र जैसे कई जहाज शामिल हुए। चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो अगला सवाल है वह है, निम्न में से किसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया चीफ नियुक्त किया गया है? जी हां, यह बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही दमदार सवाल है, हो सकता है कि आ जाए। तो आइए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं और इसका जो सही आंसर है वो है रवि सिन्हा। जी हां, सही आंसर जो है वो है रवि सिन्हा। जी हां, केंद्र सरकार ने 19 जून 2023 को, ये सारा डेट आप नोट करते रहिएगा, मैं आपको एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा जो सवाल बन सकते हैं। इनके बारे में ऐसा मत सोचिएगा कि ये 19 जून 2023 ये क्या है, हो सकता है ये सवाल बन जाए, कोई पूछ दे।
कहीं पूछा जाए तो केंद्र सरकार ने 19 जून 2023 को छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया चीफ नियुक्त किया है। मौजूदा रॉ चीफ जो हैं वह हैं सामंत कुमार हैं। यह भी आप नोट करिएगा कि इनकी नियुक्ति से पहले यानी कि रवि सिन्हा की नियुक्ति से पहले रॉ का जो चीफ है वो कौन है, तो वह सामंत कुमार थे। ठीक है, सामंत कुमार गोयल, जो इनका कार्यकाल जो है 30 जून को समाप्त हो रहा है और सिन्हा की नियुक्ति जो है वो 2 साल के लिए की गई है। सिन्हा जो थे वो जो हैं वो इससे पहले कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, कार्यरत थे। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है, वर्ष 2023 में फुटबॉल में इंटर कॉन्टिनेंटल कप किस देश ने जीता? बहुत बढ़िया सवाल है, खेल से ही जुड़ा सवाल है, नया सवाल है ये। और इसका जो सही जवाब है वह है भारत। यानी भारत ने ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 18 जून 2023 को, कहां पर? ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते रहिएगा। 18 जून 2023 को खेले गए फुटबॉल मैच इंटर कॉन्टिनेंटल कप को भारतीय फुटबॉल टीम ने अपने नाम किया। जी हां, भारतीय टीम जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप को अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में भारत ने लेबनान को 2-0 से हराया। भारत ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। भारतीय फुटबॉल टीम ने 1977 के बाद पहली बार लेबनान को हराया। आखिरी बार भारत ने लेबनान को प्रेसिडेंट कप में हराया था। इंटर कॉन्टिनेंटल कप की शुरुआत जो थी, अब हम जान लेते हैं कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और इसका आयोजन भारत ही करता है। इसका आयोजन जो करता है वो भारत करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर एनसेलाडस नामक फास्फोरस की खोज की गई है? जी हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल है ये। और इसका हम आंसर जान लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है शनि। जी हाँ, शनि। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्सास के वैज्ञानिक क्रिस्टोफर ग्लेन की अगुवाई में वैज्ञानिकों के एक दल ने शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर फास्फोरस की खोज की है, जिसे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अपनी इस अनूठी खोज के लिए वैज्ञानिकों ने नासा के कैसनी मिशन के आंकड़ों का उपयोग किया है। कैसनी ह्यूजेंस एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है जो पिछले 13 सालों से शनि, उसके छल्लों और इसके कई चंद्रमाओं की प्रणाली की जांच कर रहा है। इस अध्ययन के नतीजे जनरल नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। कहां प्रकाशित हुए थे? तो जनरल नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की महिला शेफ ने लगातार खाना बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? जी हाँ, यह बहुत बढ़िया सवाल है ये, क्योंकि इसके साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो शब्द जुड़ गया है और जिस सवाल के साथ रिकॉर्ड जुड़ जाता है वो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बन जाता है और बेहतरीन सवाल बन जाता है, हर किसी के नज़र में आ जाता है। तो चलिए हम इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर जो है वह है नाइजीरिया। यानी कि जो महिला शेफ थी वो नाइजीरिया की रहने वाली हैं, जिन्होंने लगातार कई घंटों तक खाना बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। अब आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 26 साल की नाइजीरियाई शेफ हिल्डा बाची लगातार 93 घंटे और 11 मिनट यानी लगभग 4 दिन तक बिना रुके खाना बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 13 जून 2023 को हिल्डा बाची के नाम को गिनीज बुक में दर्ज करने की घोषणा की थी। कार्यक्रम का आयोजन नाइजीरिया के लागोस राज्य के लेकी शहर में किया गया था। जी हां, कहां किया गया था? लागोस राज्य के लेकी शहर में। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते रहिएगा। किया गया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारतीय शेफ, जी हां,
ये भारतीय शेफ के पास ये रिकॉर्ड था। इससे पहले उनका नाम क्या था? उनका नाम था लता टंडन। ये जो रिकॉर्ड था इससे पहले लगातार खाना बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का, तो वो भारतीय शेफ लता टंडन के नाम था, जिन्होंने वर्ष 2019 में लंदन में आयोजित कार्यक्रम में लगातार 87 घंटे और 46 मिनट तक खाना बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ये हमारा आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, आखिरी सवाल था ये। और हम फिर आपसे आगे मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सवालों के साथ, महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तो आज का हम ये क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। आपको इस वीडियो को आगे बढ़ाना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। जब ये YouTube पर अपलोड हो जाएगा तो इसे लाइक आपको पहले तो देखना होगा, इसे लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपको आगे के वीडियो मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए हम फिर मिलेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।